नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपको हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, मेरी ये YouTube चैनल मैंने 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इसका प्रारंभ किया। उसके पश्चात एक आश्रय रागों की श्रृंखला मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। हर गुरुवार एक आश्रय राग के बारे में आपको जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि आपको वो श्रृंखला ज़रूर पसंद आई होगी। आज विश्व संगीत दिवस है, 21 जून 2023। विश्व संगीत दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक प्राध्यापक होने के नाते मेरी ऐसी दृढ़ मान्यता है कि संगीत ये विषय प्रायोगिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष भी उसका बहुत प्रबल और सशक्त होना चाहिए। इसी से विषय समृद्ध होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज मेरी चैनल पर आमंत्रित किया है महाविद्यालयीन शिक्षा की एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर डॉक्टर बागेश्री जोशी। डॉक्टर बागेश्री जोशी एक उत्तम शिक्षक, गायक और वक्ता हैं। संगीत के सभी विषयों पर वो अधिकार वाणी से बोलती हैं। मुझे पता है कि सभी विद्यार्थी उनके व्याख्यानों का बहुत आतुरता से इंतज़ार करते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि हमेशा प्रायोगिक पक्ष तो मैं बताती ही हूँ, लेकिन आज कुछ सैद्धांतिक पक्ष पर भी बात हो। और मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थियों, खास कर जो MA, MPhil, PhD के विद्यार्थी हैं, वो इन व्याख्यानों से बहुत लाभान्वित होंगे। और संगीत के जितने जिज्ञासु हैं, उनकी जिज्ञासाओं का निराकरण भी इन व्याख्यानों से निश्चित रूप से होगा। आज डॉक्टर बागेश्री जोशी को मैंने आमंत्रित किया है यहाँ पर 2 व्याख्यान देने के लिए। आज विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान होगा जिसका विषय होगा हिंदुस्तानी संगीत की यात्रा प्रबंध से ख्याल तक। तो आज इस विषय पर आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगीत के जो MA, MPhil, PhD के विद्यार्थी हैं वो इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और जो संगीत के जिज्ञासु लोग हैं उनकी जिज्ञासाओं का निराकरण भी निश्चित इस व्याख्यान से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर बागेश्री जोशी का ये व्याख्यान, हिंदुस्तानी संगीत की यात्रा प्रबंध से ख्याल तक। नमस्कार। मैडम वार्ड ने विषय के संदर्भ में कुछ चर्चा आपसे की है, उसी संदर्भ में मैं आज का व्याख्यान अपना शुरू कर रही हूँ। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में जो गान शैलियाँ हैं वो कैसे कैसे विकसित होती गई और कैसे कैसे उसका प्रचार बढ़ता गया, ये देखना एक पूरा सिंहावलोकन कहा जा सकता है। हालांकि कठिन है, थोड़े से समय में, निर्धारित समय में उसको बांधना वो और भी कठिन है। फिर भी प्रयास करती हूँ। प्रबंध से ख्याल तक। अब ये प्रश्न कई बार उठता है कि प्रबंध क्या है, ध्रुपद कैसे आया, कहाँ से आया, किसने पहले गाया होगा, किसने बनाया होगा। ये सारी चर्चा संगीत के इतिहास में और संगीत के शास्त्र में बड़ा चाकचक्य वाला विषय है। पर उन सबका तात्पर्य या उसका अर्थ हम निकालें तो बड़ा सुंदर चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। जब प्रबंध की बात हुई तो पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रबंध कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है। वो मार्ग में है या वो देशी में है। उसका पूरा आकार, प्रकार और उसकी विशेषताएं सब देखकर ऐसा लगता है कि वो मार्ग के ही ज़्यादा करीब है। और उसका कारण ये है उसकी भाषा। अलग अलग तरह से
प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास संगीत शास्त्र में बहुत बार हुआ। मेरे अपने थोड़े से अध्ययन से ये बात मैंने समझी है कि प्रबंध में सबसे बड़ा कारण या प्रबंध बनने का सबसे बड़ा कारण उसका समय मापन का निर्धारण और उसकी भाषा, उसको आप साहित्य या उसका साहित्य, ये दोनों चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। बहुत पीछे अपन ना भी जाएं तो भी प्रबंध का शास्त्रीय संगीत में पारिभाषिक शब्द और अर्थ के तौर पर ज़्यादा उपयोग हुआ है। वो कहाँ गाया गया, कितना गाया गया, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध तो नहीं है, पर जो कुछ शास्त्रकारों ने लिख कर रखा है उस पर से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि प्रबंध क्या है। शास्त्रों में उसको एक पुरुष की उपमा दी गई है। अब पुरुष यानी यहाँ पर आप स्त्री या पुरुष ऐसा मत समझिए, एक आकृति, एक मनुष्य की आकृति, एक मानव आकृति माने प्रबंध। संगीत को यदि आप एक मानव के तौर पर देखें तो उसकी पहली आकृति जो है वो है प्रबंध। अब प्रबंध जो है उसमें शरीर की तरह ही उसकी प्रकृति है, उसमें तरह तरह के अवयव हैं, उसके अंग प्रत्यंग है और उन सारे अवयवों का और अंग प्रत्यंगों का अपना अपना एक कार्य है। शास्त्रकारों ने उसको परिभाषित करते समय शरीर की उपमा इसलिए दी है कि उसमें जो अंग प्रयोग किए गए हैं उनको उसने धातु कहा। अब हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो वात, पित्त और कफ ऐसे प्रकृति का निर्धारण करता है। पूरा आयुर्वेद शास्त्र ही उस पर आधारित है। वैसे ही संगीत का प्रबंध का जो भी शास्त्र है वो भी मूल 3 चीज़ों पर आधारित है। उसको हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि उसकी भी वात, पित्त और कफ की प्रकृति है और उसमें जैसे जैसे बदलाव होते हैं वैसे वैसे उसके जो अंग है वो कार्य करते हैं। उसको उन्होंने अवयव कहा और उसकी जो प्रकृति है उसको उन्होंने धातु कहा। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन धातुओं का, प्रबंध के और उसके अंग प्रत्यंगों का शास्त्र में आता है। हम बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा समय भी निर्धारित है और उसकी चर्चा करना एक अलग विषय हो सकता है। समझने की बात केवल इतनी है कि प्रबंध जो है वो भारतीय संगीत की पहली ऐसी रचना है जिसको शास्त्र तो है पर उसमें लय भी है, उसमें ताल भी है, उसमें शब्द भी है, उसमें रचना अनुसंधान भी है, उसमें गायन का संधान भी है। और संक्षेप में आप उसको समझे तो आप इतना कह लीजिए कि पहली बंदिश, भारतीय संगीत की पहली बंदिश कहाँ रची गई या भारतीय संगीत की पहली बंदिश कौन सी है, ऐसा यदि प्रश्न उपस्थित हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रबंध है जो बांधा गया अलग अलग अवयवों से, अलग अलग अंगों से, अलग अलग प्रत्यंगों से, अलग अलग प्रकृति से, अलग अलग धातुओं से जो बांधा गया वो प्रबंध है। और फिर इस प्रबंध में जो भाषा निर्धारित की गई वो भी अपना अलग महत्व रखती है। संगीत में कई बार देखा गया है कि भाषा को लोग उतना महत्व नहीं देते, पर हमको ये जान लेना चाहिए कि भाषा संगीत का सबसे बड़ा एक अस्त्र है। जब तक भाषा संगीत में नहीं आती तब तक संगीत जीवंत नहीं हो पाता, तब तक संगीत बोल नहीं पाता। स्वर जो है वो उसकी वाणी है संगीत की, ये निश्चित है, पर वो निराकार है। पर जहाँ अर्थ की अनुभूति चाहिए, जहाँ अर्थ की ग्राह्यता हमको चाहिए, जहाँ हमको समझना है किसी चीज़ को, तो हमको भाषा बहुत ज़रूरी है। भावों का, भावनाओं का, वेदनाओं का, संवेदनाओं का जो संप्रेषण है वो यदि किसी से होता है तो वो केवल और केवल भाषा से होता है। संगीत का स्वर उसमें मिलने के बाद वो उसको
ज़्यादा पुष्ट करता है, ज़्यादा पोषण देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए प्रबंध के बारे में आप इतना भी समझ ले कि ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी भी नहीं कहिए आप उसको, भारतीय संगीत की सबसे पहली कोई बंदिश है जो शास्त्र से निर्धारित की गई है और शास्त्र के अनुकूल जिसने अपना आकार ग्रहण किया है, वो है प्रबंध। आने वाली आगे जितनी रचनाएं हैं, शैलियां हैं, वो सारी उस प्रबंध से निकली हुई है। प्रबंध के जो जो गुणधर्म हैं वो थोड़े अधिक, कम, अधिक, न्यून, अधिक मात्रा में अन्य शैलियों ने ग्रहण किए और फिर अपना आकार ग्रहण किया। अब प्रबंध क्यों पीछे हट गया? 13वीं शताब्दी तक, मतलब शारंगदेव के समय तक प्रबंध प्रचार में रहा है, क्योंकि शारंगदेव ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने दे दी है और उसमें भी उन्होंने शास्त्रयुक्त प्रबंध की अलग चर्चा की है और देशी प्रबंधों की अलग चर्चा की है। अब इन दोनों प्रबंधों में एक और उन्होंने प्रबंध की रचना बताई है जिसको उन्होंने सालक सूड़ कहा है। हालांकि ये बहुत शास्त्रीय है सब कुछ, पर ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ध्रुपद का जो निकास है वो यहीं से होता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि ध्रुपद कैसे अस्तित्व में आया। अब उस सालक सूड़ प्रबंध में उसके कुछ अलग अलग भेद है, जिसमें एक ध्रुव प्रबंध है। कई विद्वानों का ये मानना है कि इस ध्रुव प्रबंध का परिष्कृत और परिवर्तित रूप माने ही ध्रुवपद। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, ध्रुव प्रबंध अलग है और ध्रुवपद ये बिल्कुल अलग चीज है। ध्रुवपद 14वीं शताब्दी के बाद मानना चाहिए और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्रबंधक का ही वो रूप है, वो उसको प्रबंध के मतलब 14वीं शताब्दी के भी पहले से मानते हैं। मुझे लगता है प्रबंध के बारे में इससे अधिक हम ना बोले तो ही ठीक है, क्योंकि बड़ा शास्त्रीय विषय है। ध्रुपद के बारे में अब हम जरूर चर्चा करेंगे। ध्रुपद की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व और उसका विकास और उसका प्रचार, इन सारी बातों में या इन सारी बातों की जब इतिहास, संगीत के इतिहास में हम जब इसकी चर्चा देखते हैं तब दो मत हमारे सामने आते हैं। पहला मत मैंने बताया आपको कि ध्रुव प्रबंध का परिष्कृत रूप ध्रुपद है। लोगों का ये कहना है कि उसकी जो भाषा है प्रबंध की, उसको बदल कर जो कुछ चीज बनी वो माने ध्रुपद, क्योंकि प्रबंध संस्कृत भाषा में है। आप थोड़ा कर्नाटक संगीत के तरफ मुड़े तो वहां पे उसको दिव्य गान प्रबंधम ऐसा कहा जाता है। जो गान दिव्य है, जो ऐसा गान है जिसकी चर्चा या जिसका गायन सामान्य रूप से नहीं हो सकता, इसलिए उसको दिव्य प्रबंध गान कहा गया। फिर ध्रुपद बनते समय क्या हुआ, तो एक ही सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, वो है भाषा का बदलाव। ये चीज जब हम देखते हैं तब यह महसूस होता है कि वाकई ध्रुपद की भाषा और प्रबंध की भाषा में बहुत अंतर है। उसको हम परिष्कृत कहना भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग भाषा है। कहाँ संस्कृत और कहाँ मध्यदेशी भाषा। ध्रुपद जो है वो आपका पूरा मध्यदेशी भाषा में है। अब कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं या लोगों में ये प्रश्न उपस्थित भी हो जाता है कि मध्यदेश भला क्या चीज़ है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आज का जो मध्य प्रदेश है वही मध्य देश है। सीमाएं अलग थी, सीमाओं में फर्क था, पर करीब करीब यही क्षेत्र जो है वो मध्य देश है। और इस मध्य देश में जो भाषा बोली जाती थी, सामान्य व्यवहार में जो बोलचाल की भाषा थी, वही बोलचाल की भाषा ध्रुपद में लाई गई। इसलिए कहा गया कि प्रबंध की भाषा संस्कृत और ध्रुपद की भाषा मध्य देश। अब क्यों मध्य देश की भाषा? भारत तो बहुत बड़ा है, कितने सारे प्रदेश हैं, कितनी सारी बोली भाषाएं हैं, फिर केवल मध्य देश की भाषा क्यों?
मध्य देश में ही क्यों ध्रुपद को लाया गया? एक बहुत बड़े कवि, हिंदी साहित्य वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, या हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा भी है वो भी जानते हैं, हमारे संगीतज्ञ भी जानते हैं, केशवदास। महाकवि केशवदास की एक रचना है कवि प्रिया। उस कवि प्रिया में उसने इस मध्य देश का वर्णन किया है, और ऐसा लगता है कि उस वर्णन को देखकर ऐसा लगता है कि इसीलिए ध्रुपद मध्य देशी भाषा में लाया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखा है उसने कवि प्रिया में ध्रुपद के लिए, मध्य देश के लिए। आछे आछे असन बसन बासु बसु पशु, ये सारी मध्य देशी भाषा है। दान सन्मान वान वाहन बखानिए, लोग भोग योग भाग बाग राग रूप रस युत, भूषणनी भूषित सुभाषा मुख जानिए। सातोपुरी तीर्थ सरित सब गंगादिक, केशोदास पुरन पुराण गुण गाइए। गोपाचल ऐसे गढ़ राजा राम सिंह जू से, देशन की मणि मही मध्य देश जानिए। ये है मध्य देश। अर्थ उसका बता देती हूँ आपको। जहां सप्तपुरियों का आभास होता है, सारे तीर्थ जहां हैं, जहां गंगा जैसी नदियां बहती हैं, वो गंगा के जितनी ही पवित्र हैं, जहां पुराणों का अध्ययन और वाचन और श्रवण होता है, जहां लोगों को योग भोग और रूप का ज्ञान है, मतलब उसको कैसे प्रयोग करना इसका ज्ञान है, जहाँ के लोग दान देने में विश्वास करते हैं, सम्मान पाने के बजाय सम्मान देने में विश्वास करते हैं, स्वस्तुति के बजाय परस्तुति को महत्व देते हैं, मतलब दूसरे की तारीफ करने को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जहाँ गोपाचल जैसा गढ़ है। गोपाचल माने आजकल का ग्वालियर। और वहाँ कौन राजा है? राजा राम सिंह जूदेव, मतलब ये तोमर वंशी राजा है। ऐसा जो प्रदेश है उसको मध्य देश कहते हैं, और उसे देशन की मणि मही मध्य देश, मतलब वो हमारे पूरे भारतवर्ष का मणि है, वो है मध्य देश। और ऐसे मध्य देश में जिस भाषा में ध्रुपद गाया गया, इसीलिए उसकी भाषा मध्य देशीय है। सुनने में, बोलने में, संभाषण करने में, संवाद करने में इस भाषा का कोई तोड़ हमारे यहाँ उस समय तभी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए मध्य देश को सबसे मणि मही मध्य देश ऐसा कहा गया। देशन का मणि, जो देश का सिरमौर प्रदेश है, जहाँ ये वर्णन किया गया है, ऐसे प्रदेश में जो गान शैली प्रचलित हुई या विकसित हुई या अस्तित्व में आई, वो माने ध्रुपद। अब इसका प्रयोग संगीत की पद परंपरा में लाने का किसने सोचा सबसे पहले? ये तो सामान्यों की भाषा है, मध्य देश की भाषा है, मध्य देशीय भाषा है। तो इसको ध्रुपद में लाने का सर्वप्रथम श्रेय जो दिया जाता है वो राजा मानसिंह तोमर को दिया जाता है। कौन है राजा मानसिंह तोमर? आपने यदि संगीत का इतिहास पढ़ा है, 15वीं शताब्दी से यदि आप उसका इतिहास पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि मानसिंह कौन है। ग्वालियर नरेश तोमर वंशीय राजा मानसिंह तोमर, वो जब तक जिंदा थे तब तक सिकंदर कभी ग्वालियर को जीत नहीं सका। ना ग्वालियर की परंपरा को, ना भारतीय कलाओं साहित्य की परंपराओं को वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। यद्यपि मानसिंह अपने पूरे जीवन तक युद्ध लड़ते रहे,
पूरे तोमर वंशीय राजाओं में अकेले मानसिंह ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध किए, पर फिर भी इतना बड़ा कार्य किया ध्रुपद को स्थापित करने का। ध्रुपद की भाषा को बदल दिया। जो भाषा बोली गई उसको उन्होंने ध्रुपद की भाषा बना दिया। मानसिंह के लिए एक और मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। थेगनाथ करके हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि है और मानसिंह के लिए उन्होंने क्या लिखा है देखिए। 1557 आनु मतलब 1557 में गढ़ गोपाचल उत्तम ठान, गोपाचल नाम का गढ़ है। 1557 में गोपाचल नाम का जो गढ़ है वो सबसे उत्तम है। मानसिंह तिह दुर्ग नरिंदु जनु अमरावती सोहे इंदु, मतलब वो दुर्ग इतना विशाल है, इतना सुंदर है, उसका राजा है मानसिंह। इंद्र के अमरावती जैसा जिसका वैभव है, ऐसे मानसिंह का राज्य है। नित पुन सो गुण आगरो, जहाँ गुणों की प्रतीक्षा होती है, जहाँ गुणों की कद्र होती है। वसुधा राखन को अवतारो, जहाँ विश्व बंधुत्व की भावना के लिए कला का समुचित प्रयोग किया जाता है। जाही हुई शारदा बुद्धि, जिस राजा की बुद्धि साक्षात सरस्वती की है। कै ब्रह्मा जाके ही शुद्धि, मतलब ब्रह्मा के समान जिसकी विचारों में शुद्धता है। जीव अनेक शेष जो करे, सो धुन मानसिंह की करे। शेषशाही की जितनी जबानें हैं ना, और जितनी जबान वो बाहर निकालता है, उतने प्रशंसा के पात्र मानसिंह है। ताको राजधर्म की जीत, चले लोक कुल मार्ग नीति। उसका राजधर्म कौन सा है? मानसिंह का कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, ये उसका राजधर्म है। उसका राजधर्म जो न्याय से, और जो राजधर्म वाकई कहा जाता है कि वो हाथ में दंड लेके ये हमारा घोष वाक्य है और ये हमारा राजधर्म है, वो नहीं है। उसका राजधर्म है कला, साहित्य, संगीत। ताकि राजधर्म की जीत, चले लोक कुल मार्ग नीति, यही उसकी नीति है। कला के कद्रदानों को आश्रय देना, यही उसकी नीति है। सब ही राजन में अति भले, तोमर सत्यशील त्याग भले। ऐसा तोमर राजा है जो सत्यवादी है, सब सारे राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए उसने ध्रुपद की रचना का बीड़ा उठाया है। एक और आपको उसका उदाहरण बता देती हूँ, क्यों महत्व है। ग्वालियर और ध्रुपद, इन दोनों को आप ऐसा समझिए कि ये दोनों पर्यायवाची हैं। ग्वालियर के बगैर आप ध्रुपद की कल्पना नहीं कर सकते, या ध्रुपद को आपको जानना है तो आपको ग्वालियर को जानना जरूरी है। एक चंदेल वंश हमारे यहाँ हुआ है, उसके एक राजा थे परमार्दी देव। उनके एक राजकवि थे जगनायक। उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी, आह्लाखंड। उसमें उन्होंने लिखा है, किला कलिंजर को मांगत है, बैठक मांगे ग्वालियर क्या। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपको सुदृढ़ रूप से शासन करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से शासन चलाना है, तो आपको कलिंजर का किला चाहिए, या कलिंजर का किले की मांग आपसे राजा कोई भी कर सकता है। और यदि संगीत, शास्त्र और विद्या का रसपान आपको करना है, तो आपको ग्वालियर की बैठक अपने राज्य में मिलाना बहुत ज़रूरी है। मतलब उस ज़माने के हर एक राजा की ये कोशिश होती थी, प्रत्येक राजा का यह प्रयत्न होता था कि कलिंजर का किला और ग्वालियर की बैठक मेरे राज्य में शामिल हो जाए। आप सोचिए कितना उसका महत्व है ग्वालियर का, ध्रुपद का और ग्वालियर का, और उन दोनों का आपस में नाता भी कितना है। तो ऐसे ध्रुपद में मानसिंह ने क्या बदल किया। भाषा बदली, ये तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि उन्होंने भाषा बदली। इसके बारे में एक और तथ्य दिया जाता है कि मानसिंह ने भाषा इसलिए बदली कि उस ज़माने में हमारे यहाँ विधर्मियों का प्रवेश हो चुका था, और विधर्मियों ने, चूँकि वो भी संस्कृत नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने जनमानस की भाषा को अपनाकर उसमें गाना शुरू कर दिया, और सामान्य लोगों ने वो भाषा अपनी है ऐसा समझकर उसको अपना लिया। पर उससे भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय
कला को क्या ठेस पहुंचेगी, इसका पूर्वानुमान लगाने वाला यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो मानसिंह है। और शायद इसीलिए उन्होंने ध्रुपद की भाषा को बदला। उन्होंने ये सबसे पहले समझा कि यदि ये विधर्मी इस तरह हमारी भाषा का प्रयोग करके लोगों में यदि जाएंगे तो लोग हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, इन सब से दूर हो जाएंगे। इसलिए क्यों ना हम ही हमारी उस बोली भाषा का प्रयोग हमारे संगीत में शुरू कर दे, जिससे हमारा संगीत भी बचा रहेगा और हमारी गान शैलियाँ भी बची रहेंगी और भारतीय संगीत की पवित्रता को वो ठेस नहीं पहुँचेगी जो कालांतर में हम देख रहे हैं। कालांतर में क्या हुआ, ये संगीत का इतिहास जानने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि फिर आगे चल के ध्रुपद की भी क्या दुर्दशा हुई। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मानसिंह ने उस चीज़ को समझ के सबसे पहले ध्रुपद की भाषा बदली। आज हम ध्रुपद की भाषा को जानने के लिए या ध्रुपद में क्या होता है जानने के लिए भावभट्ट की परिभाषा को प्रमाण वाक्य मानते हैं। पर आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मानसिंह ने एक और बहुत बड़ा प्रयत्न किया। शायद संगीत के इतिहास में ऐसा प्रयत्न करने वाला वो बहुत बड़ा शासक है। उन्होंने जो प्रबंध में बदल करके ध्रुपद की रचना की, उसके सारे नियम वो मैंने कैसे बदले, कैसे उसमें डाले, कैसे ध्रुपद का आकार बना, कैसे ध्रुपद को गाना है, कौन से रागों में गाना है, कब गाना है, किसके द्वारा गाया जाना है, कहाँ गाया जाना है, इन सारी बातों का, उसकी रचना के सिद्धांत क्या है, इन सारी बातों का उल्लेख उसने लिख कर सुरक्षित कर दिया। और उस ग्रंथ का नाम है मान कुतूहल। ध्रुपद को जानने का सबसे बड़ा साधन है मान कुतूहल। बहुत खेद है हम लोगों को कि मानसिंह की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो आज कहीं उपलब्ध नहीं। औरंगज़ेब का एक सूबेदार था फ़कीरुल्लाह, वो कश्मीर में सूबेदार था और संस्कृत फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। उसको जब ये मालूम पड़ा कि मान कुतूहल की रचना हुई है, क्योंकि संस्कृत जानता था, बोली भाषाएं भी जानता था, इसलिए उसने वो सब पढ़ा और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने मान कुतूहल का फारसी में अनुवाद कर दिया। अब आप देखिए, एक विदेशी, एक विधर्मी, उसने मान कुतूहल का पूरा फारसी में अनुवाद कर दिया राग दर्पण नाम से। और फिर उस राग दर्पण का अनेक बार हमारे यहाँ हिंदी में और अनेक भाषाओं में फिर उसका बहुत आगे चलकर अनुवाद किया गया। पर फिर भी अभी हमारे लिए मान कुतूहल को यदि समझना है तो राग दर्पण से बड़ा और कोई हमारे यहाँ माध्यम या साधन उपलब्ध नहीं है। अब मानसिंह की जो रंग सभा है, तत्कालीन समय में उसको रंग सभा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने की सबसे बड़ी रंग सभा है। रंग सभा का साधारण अर्थ यह होता है कि जहाँ कवि, संगीतज्ञ, गायक, कलावंत, ढाड़ी, ये जितनी संगीतोपजीवी जातियाँ हैं ना, ये जहाँ एक जगह बैठकर विचार करती है, विमर्श करती है, निर्णय लेती है, प्रदर्शन करती है अपनी कलाओं का, उस चीज़ को कहा गया रंग सभा। और रंग सभा के सबसे बड़े आश्रयदाता थे मानसिंह तोमर। मानसिंह ने जो नियम लिखे ध्रुपद की रचना के लिए और ध्रुपद गायन के लिए, उसके अनुसार अनेकों ध्रुपदों की रचना उनके दरबारी संगीतज्ञों ने की। आपको आश्चर्य लगेगा, हजारों की संख्या में ध्रुपद रचे गए, हजारों की। और हजारों संख्या में आपको कम बता रही हूँ, उनके दरबार में रहने वाले एक एक कवि, संगीतज्ञ, गायक ने हजार ध्रुपद लिखे हैं। मुश्किल से 700-800 ध्रुपद मिलते हैं आजकल हमको, ज़्यादा नहीं मिलते। तो आप सोचिए कि हमारा कितना बड़ा नुकसान है। एक एक व्यक्ति ने, आज भी आप उसमें से थोड़ा सा एक प्रयत्न हमारे यहाँ हुआ कि हमारे यहाँ सहस्रस नाम से बख्शू की रचनाओं का संवर्धन और संग्रहण किया गया। बैजू और तानसेन और अन्य जो हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी रचनाएं ही हमको कहीं कहीं टूटे फूटे रूप में मिलती है। कुछ लोगों ने उनको एकत्रित करने का भी बड़ा प्रयास किया है।
इन सारे लोगों ने जो नियम मानसिंह ने बनाए उसके अनुसार ही अपने ध्रुपदों की रचनाएं की। उनमें सबसे बड़ा नाम है बैजू, बक्षु और तानसेन। अब चूंकि बैजू और बक्षु जो है वो रचना करने में ज़्यादा सिद्धहस्त माने जाते हैं, इसलिए उनकी ध्रुपद की रचनाएं बहुत मिलती है। तानसेन की रचनाएं हमको मिलती तो है, पर मानसिंह तोमर से ज़्यादा तानसेन का संपर्क नहीं रहा, क्योंकि वे मानसिंह बहुत बड़े थे और जब उनकी रंगसभा में तानसेन पहुँचे तो तानसेन की उम्र कम थी, बहुत कम थी। फिर भी उन्होंने अध्ययन किया और रंगसभा जब बिखर गई मानसिंह की उनकी मृत्यु के पश्चात, तब कहीं जाकर तानसेन वहाँ से ग्वालियर से बाहर निकले और फिर वो गए बांधवगढ़ नरेश राजा रामचंद्र सिंह बघेला के दरबार में। ऐसा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्रुपद उन्होंने राजा रामचंद्र सिंह बघेला के दरबार में लिखे और वो बड़ा प्रेम करते थे उनसे। विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, भातखंडे की क्रमिक पुस्तक में बागेश्वरी में एक ध्रुपद है, बहुत प्रचलित है, प्राय सभी लोग पढ़ाते हैं, सब लोग उसको पढ़ते हैं। आए रघुवीर धीर। अब ये पूरा ध्रुपद जो है, आप देखिए भाषा बिल्कुल सरल है, सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है कि राजा राम जो है उनके दरबार का वो वर्णन है। गफलत यहाँ होती है कि लोग उस राजा को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझ लेते हैं, पर ये वो नहीं है। ये राजा रामचंद्र सिंह बघेला है, बांधवगढ़ नरेश, जिनके दरबार में रहकर तानसेन ने, जिनकी स्तुति में तानसेन ने ये रचना की है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं संगीत के इतिहास में, जो हम कुछ सोचते हैं होता कुछ और है, और ध्रुपद के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ऐसा कहते हैं कि तानसेन ने जो भी रचनाएं की, राजा रामचंद्र सिंह बघेला और उसके बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहाँ सबसे ज़्यादा समय तक तानसेन रहे, 27 साल। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा रामचंद्र सिंह बघेला के दरबार से उनकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी तानसेन की, पर युद्ध के भय से अकबर की मांग पर राजा रामचंद्र सिंह बघेला ने तानसेन को उपहार के रूप में बादशाह अकबर को सौंप दिया। इतिहास में इस बात की बड़ी चर्चा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एक मत ये कहता है कि बादशाह अकबर ने रामचंद्र सिंह बघेला को ये धौंस दे दी थी कि यदि आप तानसेन को मुझे नहीं देंगे तो युद्ध प्रारंभ हो। अचानक ऐसा युद्ध होना और उसमें हजारों लोगों की जान जाना, रक्तपात होना, सामान्य का, निर्दोषों का खून बहना, ये तानसेन को, कबीर उदय है ना तानसेन, ये मान्य नहीं था। उन्होंने रामचंद्र सिंह बघेला को यह समझाया, अकेले मेरे लिए इतने लोगों का खून बहाना ठीक नहीं, इसलिए हो ना हो आप मुझे बादशाह के पास जाने दीजिए। आप जब कहेंगे तब मैं आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा और इस बात की तस्दीक आप बादशाह अकबर से भी करवा दीजिए। यही हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब तानसेन को विदाई दी गई, तब रामचंद्र सिंह बघेला ने बहुत से हीरे जवाहरात घोड़ों पर और ऊंट पर लाद कर तानसेन के साथ दिए। पर तानसेन ने एक जगह कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपदा कौन सी थी, तो मेरे द्वारा रचे गए वो हजारों ध्रुपद, वो भी मैं साथ ले गया। और राजा रामचंद्र सिंह बघेला को इस बात का बहुत दुख था कि मेरे दरबार से वो सारे ध्रुपद अब किसी और दरबार में चले गए। जब तानसेन पहुँचे अकबर दरबार में, तो वो नवरत्नों का दरबार कहा जाता है, तो उन नवरत्नों में उन्होंने तानसेन को शामिल कर दिया।
पर ध्रुपद की ये एक और विशेषता है कि ध्रुपद में केवल स्तुति गान ही है। मानसिंह ने लिखा है कि स्तुति करना है, पर अकबर के दरबार में पहुंचने के बाद वो स्तुति कुछ अलग तरह से हो गई। अब केवल बादशाह की विजय गाथा, उसकी यशोगाथा, उसके त्यौहार, उस पर होने वाले जलसे, महफिलें, बस इन्हीं का वर्णन तानसेन को करना है। पर तानसेन ने वो किया, और वो भी ध्रुपद हमारे यहाँ मौजूद है। यदि हम विद्यार्थी वर्ग यदि चाहे तो डॉक्टर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जो हैं, उनकी किताबें वो पढ़ सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने तानसेन के ध्रुपद ऐसे हैं। एक मैं ध्रुपद तानसेन का आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, ध्रुपद एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाषा का भी महत्व है, मैंने पहले ही ये बात बताई है। और ध्रुपद केवल संगीत का या स्तुति का ही वर्णन करते हैं ऐसा नहीं है। संगीत के ध्रुपदों में सामाजिक परिवेश भी है, समाज में घटने वाली उन घटनाओं का ब्यौरा भी उसमें आता है, और वो भी वर्णन के तौर पर आता है। मतलब ये सारे विषय ध्रुपद में आ सकते हैं। एक उसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि कैसे तानसेन ने पूरी जो सीमा है अकबर बादशाह के राज्य की, उसका जिक्र किया है। काशी, कश्मीर, कामरू, कर्नाटक, बूंदी, बुंदेलखंड, मालवा, सुल्तान, मेवात, खुरासान, बलख, बुखारन, कुलमंड, बीजापुर, बंग, दवद, कसान, रुमखाम, भरत, समदंड, कहत तानसेन सुनो, हुमायूं के नंद जलालुद्दीन अकबर, जाके डर डरत ब्रह्मांड। इतनी बड़ी सीमा है अकबर के शासन की, और तानसेन ने वो लिख के रखा है कि कहाँ से कहाँ तक अकबर का राज्य है। और आगे लास्ट में उसने ये लिखा कि डर डरत ब्रह्मांड, मतलब एक जो चक्रवर्ती सम्राट है उसकी धाक क्या है जिससे ब्रह्मांड भी काम जाएगा, जिसकी धाक से, वो उन्होंने अकबर को उपमा दी है। एक और जगह वो लिखते हैं, ए आयो आयो रे बलखंड। ये ध्रुपद हमारे यहाँ किताबों में मौजूद है। ए आयो आयो रे बलखंड, साह आयो छत्रपति अकबर, सप्त द्वीप अष्ट दिशा, नर नरेंद्र घर घर थर थर डर डरत। डरते हैं लोग। निस्दिन कर एक छिन पावे, बरनन पावे लंका नगर, जहाँ तहाँ जितत फिरत है सुनिए, जलालुद्दीन मोहम्मद को लश्कर। लश्कर माने सेना। शाह हुमायूं को नंद नंदन, चंदन एक तेग और जोधा अकबर, तानसेन को निहाल कर दीजो, कोट नजर तुम्हारी नजर कमर। इस तरह के ध्रुपद आज आप बताइए कि आज भी जो हम ध्रुपद सुनते हैं, क्या इतना बड़ा काव्य होता है? नहीं होता। 2 ही लाइनें होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनें होती है। संचारी आवक तो आप भूल ही जाइए, अस्थाई अंतराही है। पर इतना सुंदर काव्य है। मतलब ध्रुपद शैली जो है वो केवल गाने के लिए ऐसा आप मत मानिए, वो पढ़ने के लिए भी है, वो जानने के लिए भी है, और केवल संगीत का शास्त्र जानने के लिए नहीं है। वो हमारे आसपास फैले हुए उन तमाम चीज़ों का जिक्र उसमें करती है जो तत्कालीन परिस्थिति में वहाँ पर हो रहा था। ये उसी का एक उदाहरण है। अब ध्रुपद में स्वप्रशंसा है, स्तुति तो है, पर खुद की प्रशंसा भी है। अब ये एक और ऐसे भारतीय संगीत के किसी गान शैली में नहीं है, केवल और केवल ध्रुपद में है। खुद ही खुद की प्रशंसा करना, राजा की करे, महाराजा की करे, सम्राट की करे, अलग बात है, वो तो विषय है ही ध्रुपद का। पर खुद तानसेन ने ही की है, उनका एक ध्रुपद है। ज़्यादा मैं पढ़ती नहीं हूँ, एक ही लाइन आपको बताती हूँ कि कैसे खुद की प्रशंसा की। अपने एक ध्रुपद की अंतिम पंक्ति में वो अकबर बादशाह से अपनी तुलना करते हैं। अब आप सोचिए, कहाँ तानसेन और कहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक सम्राट और एक उसका आश्रित। तानसेन माने आश्रित, उनके नौकरदार उनके। पर तानसेन ने अपनी तुलना उनसे की और वो कहते हैं, चिर चिरंजीव रहो शाह अकबर तुम, नरन के नरपति हूँ तानसेन ताननपति। बादशाह अकबर, तुम नरों के नरपति ज़रूर हो, तुम लोगों के बादशाह ज़रूर हो, तुम उनमें सर्वे सर्वा हो, पर संगीत का जो क्षेत्र है ना, तान जो है ना, वो आपके बस की नहीं है।
वो ताननपति मैं हूँ। संगीत, इसीलिए वो संगीत सम्राट है। तानसेन को इसीलिए संगीत सम्राट की उपमा दी जाती है कि उन्होंने अपनी स्वप्रशंसा करते हुए अपनी तुलना अकबर से की है। तो ऐसे ये सारे ध्रुपद जो हैं ये हमको काव्यात्मक दृष्टि से बड़े समृद्ध है। गेय रूप से तो वो है ही, पता नहीं कितने ध्रुपदों का गायन तानसेन ने किया है अकबरी दरबार में। ईद के अवसर पर, नवरोज़ के अवसर पर, राजकुमार राजकुमारियों की शादियों में, बधाइयों में, उनके जन्म दिवस पर अनेकों ध्रुपद उन्होंने रचे। और वे सारे ध्रुपद इस बात की वो गवाही देते हैं कि तत्कालीन समय में किस तरह से राज दरबार चलता था, क्या संगीतज्ञों की स्थिति थी, क्या संगीत कला की स्थिति थी, कैसे संगीत घर घर में था, कैसे संगीत राज दरबार में था, मंदिरों में था, समाज में था, सब जगह था। फिर ऐसा ध्रुपद जिसको मानसिंह ने पोषित किया, जिसको अकबर ने रक्षित किया, जिसको तानसेन, बैजू और बख्शू जैसे लोगों ने पुष्ट किया, ऐसा ध्रुपद अनायास अचानक काल बाह्य कैसे होने लगा? ये प्रश्न है कि इतना अच्छा ध्रुपद है, भाषा उत्तम है, रचना उत्तम है, गायक अच्छे हैं, फिर ये ध्रुपद बोली भाषा में आ गया है, फिर ध्रुपद बाहर कैसे हुआ? ध्रुपद काल बाह्य कैसे हुआ? उसका एक कारण है। अकबर के बाद में जितने बादशाह हुए, जहांगीर और शाहजहां तक हम चले जाएं, ध्रुपद अपने चरम पर था। ध्रुपद की अवनति शुरू हुई औरंगजेब के समय से। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो उसकी अवनति शुरू हुई, उसका अस्त होने लगा, ध्रुपद शैली का अस्त होने लगा? ध्रुपद आप छोड़िए, पूरी संगीत कला का ही अस्त हो गया ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने दरबार से पूरा संगीत, पूरी कला, ललित कलाओं को ही उसने बाहर कर दिया। ऐसे में संगीत तो बाहर होना ही था। सबसे पहले लोगों के घरों में, सामाजिक उत्सवों पर, मेलों में, जहाँ हमारे यहाँ संगीत बहुत चलता था, सामान्य जनमानस जहाँ संगीत सुनता था, हर सामान्य जन तो दरबार में जाके संगीत नहीं सुन पाता, ध्रुपद नहीं सुन पाता, तो वो मेले ठेलों में, उत्सवों में, ऐसी जगह संगीत सुनता था। वो सब कुछ बंद हो गया, कुफ्र मान लिया गया संगीत को, और संगीत को चार दीवारी में कैद कर दिया गया। अब वो बाहर नहीं, कहाँ से ध्रुपद पनपेगा? संगीत ही नहीं है तो अब ध्रुपद कहाँ का? गया ध्रुपद। किसी ने यह प्रयत्न नहीं किया। जब तक औरंगजेब का शासन रहा तब तक, ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब के शासन में, शाहजहां के समय में जो ध्रुपद रचे गए वो थे मौजूद, पर पता नहीं उनका क्या किया गया कि वो सारे नष्ट हो गए। मतलब आप सोचिए कि ध्रुपद की कितनी बड़ी काव्य प्रतिभा हमारे यहाँ से समाप्त हो गई। आज हम जो ध्रुपद देख रहे हैं वो बहुत इने गिने और बहुत छोटी संख्या में है हमारे पास। एक बहुत बड़ा कालखंड जो शाहजहां के समय में ध्रुपद रचे गए थे वो सारे औरंगजेब के समय में नष्ट कर दिए गए। फिर ये स्थिति कब बदली थोड़ी सी? तो जिस समय जौनपुर के सुल्तान और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह जब तख्त नशीन हुए तब जाके ये स्थिति कुछ बदली, क्योंकि उन दोनों ने ये विचार किया कि यदि सामान्य व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है तो ललित कलाओं को प्रश्रय देना आवश्यक है। यही एक औषधि है। मुझे लगता है आज भी ये बात बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ घूमते हैं हम, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए हम पता नहीं कहाँ का पीरों पे, मज़ारों पे, मंदिरों में, दरगाहों में, किसी किसी अन्य जगहों पे, पर्यटन स्थलों पे, पता नहीं कहाँ का जिम में, कहीं योगा में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम भटकते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि अरे जो पास है, जो नज़दीक है, केवल ढूंढ के रखना है, वो चीज़ हम नहीं पाते और हम अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने सोचा कि यदि ये स्वास्थ्य लोगों का ठीक रखना है तो दरबार में संगीत को प्रश्रय ज़रूरी है। पर बात यहाँ यही उपस्थित होती है कि क्या जब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में
संगीत को प्रश्रय दिया गया तो क्या ध्रुपद गाया गया? इसका उत्तर है नहीं। पहले गाया गया, थोड़ा बहुत गाया गया। सदारंग गदारंग जिनके नाम आप सुनते हैं, बड़े प्रचलित है वो नाम, सारे संगीत वाले लोग उनको जानते हैं, परिचित है उनसे। उन्हीं के हम कहते हैं म्यूज़िक वाले लोग कि हम उन्हीं की खा रहे हैं, सदारंग गदारंग की, उन्हीं की रोटी खा रहे हैं। वो भी ध्रुपदीय थे, मूल रूप से वो भी ध्रुपदीय थे। पर जब वो पहुँचे मोहम्मद शाह के दरबार में, ध्रुपद गाने लगे। आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद शाह का जो नाम है वो रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीले, आपकी कई बंदिशों में आता है मोहम्मद शाह रंगीले करके शब्द आता है। तो उस मोहम्मद शाह ने जिस समय अपने दरबार में प्रश्रय दिया संगीत को, तब ध्रुपद ही शुरू हुआ। सदारंग गदारंग ने ध्रुपद गाया। पर चूंकि वो रंगीला था, नाम ही उसका रंगीला था, तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, कुछ ऐसा सुनाइए जो और भी सरल भाषा में हो। ध्रुपद की भाषा भी उसको कठिन लगी। आप सोचिए कैसे हमारा स्तर दिनों दिन घटता जाता है। जब मैं ये पूरी ये सीढ़ी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ तो वैदिक संस्कृत थी, कहाँ लौकिक संस्कृत आई, कहाँ देशी भाषा आई, कहाँ बोली भाषा आई, कहाँ फिर सामान्य भाषा आई, और अब तो वो ये हो गई कि वो श्रृंगारिक भाषा पे उतर आए। सामान्य रूप से हम श्रृंगारिक भाषा का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, और वो भी यदि होती है तो हिंदी में तो वो बड़ा सात्विक श्रृंगार होता है। पर रंगीले के दरबार में आने के बाद वो श्रृंगार भी वासनायुक्त श्रृंगार हो गया, और संगीत की फिर से ध्रुपद की भाषा बदल गई। 3 बार भाषा बदली है ध्रुपद की। अब जब ये भाषा बदली, तभी आप ये जान लीजिए कि तभी ध्रुपद का अस्त शुरू हो गया, क्योंकि ध्रुपद तो बना ही भाषा के आधार पर था, वही उसकी खास पहचान थी, और वही अब पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर आ गई। मोहम्मद शाह ने कह दिया कि नहीं, भाषा मुझे सामान्य चाहिए और सामान्य भाषा चाहिए। तब जाके सदारंग गदारंग ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, इतना नीचे हम अपना स्तर नहीं गिरा सकते। तो बादशाह ने कहा आप दरबार छोड़ दीजिए, आप दरबार से बाहर हो जाइए। वो बड़े स्वाभिमानी थे, दोनों भाई दरबार छोड़कर चले गए। पर ऐसा है कि संगीतज्ञ को केवल संगीत ही आता है। बाहर जाने के बाद खाने पीने के लाले पड़ गए। दरबार में जब तक थे तब तक तो बादशाह से सब मिलता था। बहुत दिन विचार करने के बाद सदारंग गदारंग वापस दरबार में लौटे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस भाषा को आप चाहते हैं उस भाषा में हम पदरचना शुरू कर देंगे। जैसे ही उन्होंने वो पदरचना शुरू की, ध्रुपद पूरी तरह से नीचे चला गया, पूरा ध्रुपद का अस्त हो गया। और फिर जो शैली बनी उसका नामकरण मैं अभी नहीं आपको बताती हूँ, पर अत्यंत सामान्य भाषा, अत्यंत श्रृंगारिक भाषा, बहुत संक्षिप्त पदस्वरूप जिसका है। ध्रुपद में आप देखिए, मैंने अभी आपके सामने ध्रुपद पढ़े, कितने बड़े बड़े हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल 1 और 2 लाइन में सिमट गए। तो इस तरह से अवनति होते होते वो ध्रुव भी खत्म हो गया और उसका पद भी खत्म हो गया, और एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई जिसका नामकरण अभी आपको बताती हूँ। ऐसी रचना करने के बाद बादशाह है वो, उनके दिमाग में ये आ गया कि ये रचना इतनी अब सुंदर बन पड़ी है, सामान्य भाषा की रचना, कि वो मेरी हरम की स्त्रियों को सिखाई जाए। आपको पता है मुग़ल बादशाहों के दरबारों में हरम होते थे और हज़ारों की संख्या में स्त्रियां वहाँ पर होती थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ऐसा कहते हैं हज़ारों स्त्रियां थी उनके हरम में। उन हरम की स्त्रियों को कुछ दूसरा काम तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनको गाना सिखाया जाए। अब कौन सा गाना सिखाना? तो उन्होंने सदारंग गदारंग से कहा कि ये जो तुमने नया गाना बनाया है ना, ये जो नया पद आपने रचना की है ना सामान्य भाषा की, ये जनाना माने स्त्री, ये जनाना वर्ग को सुनाइए और उनको सिखाइए। बड़ी दुविधा में दोनों सदारंग गदारंग हो गए कि क्या करें, पर शो के कहते हैं ना पापी पेट का सवाल, वैसे उनकी अवस्था हो गई। और आखिर में उन्हें हरम में जाकर स्त्रियों को वो गीत सिखाना पड़ा। वही गीत, वही जनाना गीत जो है वो है ख्याल।
ऐसे वो ख्याल आया। और हम देख रहे हैं भातखंडे की क्रमिक पुस्तक मालिका भरी पड़ी हैं ख्यालों से। और अब तो प्रश्न ही नहीं है, हजारों क्या, मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग ख्याल रचना करते हैं। इतनी सरल, पर भाषा प्रौढ़ नहीं, भाषा संस्कारित नहीं। आज भी वही हालत है। तो इस तरह से ध्रुपद पीछे हटता गया। ध्रुपद, एक छोटी सी बात बताकर आपको समाप्त करती हूँ। जब कोई शैली जन्म लेती है तब 200 से 300 वर्ष तक का समय उसको स्थापित होने में लगता है, और 400 से 500 वर्ष तक वो शिखर पर होती है, और उसके बाद उसका अवतरण शुरू होता है, उसका अस्त शुरू होता है। और जब उसका अस्त शुरू होता है तब आने वाली शैली अपनी शैशव अवस्था में रहती है। वैसे ही ख्याल था। और जब वो बढ़ने लगता है, शैशव खत्म होकर वो आगे बढ़ने लगती है शैली, वैसे वैसे शिखर पर जो शैली है वो नीचे नीचे बड़ी तेज़ी से आने लगती है। वही हाल ध्रुपद का हुआ। वो तेज़ी से नीचे आया, किस लिए? ख्याल के लिए, शिखर और जगह खाली करने के लिए। और फिर ख्याल पहुंचा शिखर पर, जो आज तक है। 400-500 वर्ष हो गए आज भी, और पता नहीं कब तक चलेगा। अब वो दिन दूर नहीं कि जब ख्याल भी ख़त्म होकर शायद ठुमरी चढ़ जाए, क्योंकि ठुमरी अभी शैशव तो नहीं पर किशोर अवस्था में तो है। तो ये है पूरी ध्रुपद की कहानी। मूल जो उसका है वही आज हम भूल गए, उसका काव्य हम भूल गए। उसके गायकी की तो बात आप छोड़िए, 2-2 लाइन में हम आज ध्रुपद सुनते हैं। वो कोई ध्रुपद नहीं जिसकी भाषा ही प्रौढ़ नहीं, जिसका वर्णन समुचित नहीं, जिसमें विषय की विविधता नहीं, वो ध्रुपद नहीं। एक और आक्षेप ध्रुपद पर किया जाता है कि वो वीर रस प्रधान है। नहीं, अरे नरनारी की कथा वीर कैसे हो सकती है ना? भावभट्ट की परिभाषा है नरनारी कथा श्रम, तो नरनारी की कथा तो श्रृंगार में होती है। ध्रुपद में श्रृंगार है, ध्रुपद में सारे रस मौजूद है, पर उसके लिए शब्द का, पद का आश्रय हमको चाहिए। वही हम खो चुके हैं, इसलिए ध्रुपद अब अस्त हो गया। और आगे की चर्चा अब हम अपने दूसरे किसी भाग में करेंगे, जिसको आप ख्याल कहते हैं। धन्यवाद।